हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज की क्लास में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। लास्ट क्लासेस में हमने कुछ बेसिक चीज़ों को समझा था। हमने जाना था सेल की हिस्ट्री के बारे में, प्रोकैरियोटिक के सेल के बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया। प्लीज़ बेटा डू वॉच दैट क्लास। प्रोकैरियोटिक सेल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हमने किया था सेल मेम्ब्रेन। देखिए, सेल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, जो 9th क्लास में पढ़ाया जाता है लेकिन तुम लोग भूल जाते हो। लेकिन बेटा आगे वो बार बार इस्तेमाल होगा, इसीलिए मैंने तुमको वो सारी चीज़ें बताई। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेट, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में की थी। आज की क्लास में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सेल वॉल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखिए बच्चों, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बहुत कुछ आता है। सो मैं बता देती हूँ कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हमारे आज की क्लास में फिनिश हो जाएंगे। सो दैट इज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारे बेटा उसी टॉपिक के अंदर खत्म हो जाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट सेल वॉल। नाउ अब सेल वॉल अगर मैं बोलूं तो क्या सभी में सेल वॉल होती है? नहीं, कुछ सेल हैं जिसमें सेल वॉल नहीं होती। लेकिन चलिए देख लेते हैं सभी सेल्स के बारे में क्या बात है। देखिए बेटा, सेल मेम्ब्रेन तो जो हमने पढ़ा था दैट इज यूनिवर्सल, वो हर किसी टाइप के सेल में प्रेजेंट होती है। लेकिन सेल वॉल सब में नहीं होती। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में की सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है, हेमीसेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज, इसके अंदर पेक्टिन होता है। तो ये कुछ नहीं है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स है, इन्हीं से उनकी सेल वॉल बनी होती है। सो यानी प्लांट के पास सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल लेयर है जिसको सेल वॉल कहते हैं। इसी तरीके से बैक्टीरिया के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया के पास बेटा होती है पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल। पेप्टिडोग्लाइकन जो भी इसमें आपका नैग और नैम होता है, और ये जुड़े होते हैं अमीनो एसिड से। अगेन ये हमने यहाँ पे पढ़ लिए है, ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया। सो नैग क्या होता है? इट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड नैम इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, चलिए बेटा, उसके अलावा हमने फंजाई के बारे में भी पढ़ा है। भाई फंजाई में भी यहाँ पे सेल वॉल होती है, और वो होती है काइटिन की। काइटिन भी स्टार्च कह रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये भी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से ही बना होता है। इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर। अगर मैं एल्गी की बात करूँ, देखिए एल्गी यहाँ पे प्लांट्स के अंदर ही आता है, लेकिन एल्गी की सेल वॉल थोड़ी अलग अलग भी हो सकती है। इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसमें सेल्यूलोज तो हो ही सकता है, बट इसके अलावा इसमें मैनन्स हो सकते हैं, गैलेक्टिन्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। नाउ उसके अलावा देयर इज आर्कीबैक्टीरिया, जिसकी सेल वॉल को हम स्यूडोमुरीन कहते हैं। स्यूडोमुरीन मतलब देखिए पेप्टिडोग्लाइकन को हम म्यूरिन भी कहते हैं, उसमें स्यूडोम्यूरिन होता है। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एनिमल सेल की, एनिमल सेल के अंदर आपकी सेल वॉल एब्सेंट होती है। सो एनिमल में आपके बहुत सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ गए, जिसमें तुम्हारे प्रोटिस्टा होते हैं, या अमीबा, पैरामीशियम, और ये सारी चीज़ें होती हैं। सो इसके अंदर भी कोई सेल वॉल नहीं था। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो नॉर्मल एनिमल्स होते हैं सिंपल, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, हाइड्रा हो गया, या कोई वर्म हो गया, इंसेक्ट हो गया, हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, हम इसे किसी भी की सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है ना। अब ये सेल वॉल प्लांट के लिए हमको पढ़ना है कि प्लांट का सेल वॉल कैसे होता है। सो यहाँ पे बेटा आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब इसी चीज को पहले मैं यहाँ पे समझाती हूँ। सेल वॉल दो तरीके की होती है, एक आपकी प्राइमरी सेल वॉल और एक बेटा सेकेंडरी सेल वॉल। सो देखिए ये तो होता है, ये सेल्यूलोज होता है, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन वगैरह होता है। अभी सारी चीजें कहाँ पे प्रेजेंट है अब इसको ध्यान से सुनिए। सो मान लीजिए मेरे पास कोई सेल है प्लांट का, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, और ये इसके आसपास की सेल वॉल है। तो जब ये प्लांट सेल यंग होगा, मतलब नया नया होगा,
तो ये सेल वॉल अभी पतली सी होती है, तो ऐसा करते हैं, इसको मैं ऐसा बनाती हूँ पतला सा। ये सेल वॉल ऐसे पतली सी होती है यंग सेल के अंदर। बट जब मेरा सेल ये मैच्योर हो जाएगा तो ये सेल वॉल अब बड़ी हो जाएगी। क्यों? इसमें कुछ डिपोजिशंस हो जाती है। तो ये भी सेल वॉल ही है। आप ध्यान से सुनिए, क्या बोला मैंने? जब कोई सेल हमारा मैच्योर हो जाता है तो उसकी सेल वॉल में और डिपोजिशंस हो जाती है और वो मोटी हो जाती है। लेकिन यंग सेल्स में जो सेल वॉल होती है, सिंपल सेल्यूलोज की सेल वॉल, तो जिसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, यंग सेल में ये बेटा थिन होती है और ऑब्वियसली उन्हीं सब सेल्यूलोज वगैरह की बनी है। अब अगर जब मेरा सेल मैच्योर हो गया तो इसमें डिपोजिशन हो जाती है। सो इस प्राइमरी सेल वॉल में जब सेल मैच्योर हो जाता है तो इसमें डिपोजिशन हो जाती है सर्टेन सब्सटेंसेस की, जैसे कि एग्जाम्पल सुब्रीन। ठीक है, ये क्या होता है? इम्परमिएबल होता है। सुब्रीन इज अ केमिकल सब्सटेंस, एक स्ट्रक्चर है, मतलब एक अगेन केमिकल सब्सटेंस ही है। ये क्या होता है बेटा? ये इम्परवियस टू गैसेस, गैसेस इससे पास नहीं कर सकती, या कोई वाटर इससे पास नहीं कर सकता। सो इट इज इम्परमिएबल टू गैसेस एंड लिक्विड। सिमिलरली ऐसा ही लिग्निन भी होता है, और लिग्निन में भी इसी तरीके की कंडीशंस होती है। सो ये मेरी अब सेकेंडरी सेल वॉल कहलाएगी। सो अब ये सेल वॉल थिक हो चुकी है और अब ये हमारी सेकेंडरी सेल वॉल कहलाएगी। तो जो बूढ़े हो जाते हैं सेल्स, है ना, और तो ये उसमें मोटी मोटी परत हो जाती है। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये तो मेरी प्राइमरी सेल वॉल है बेटा, लेकिन अब इसके अंदर क्या हुआ? अब इसके अंदर डिपोजिशन हुई, तो ये तो मेरी प्राइमरी सेल वॉल हो गई, अंदर डिपोजिशन हुई तो ये मेरी सेकेंडरी सेल वॉल हो गई। सो प्राइमरी सेल वॉल जो थिन सेल्यूलोज की है वो बाहर चली गई, और अंदर डिपोजिशन जो हो गई वो सेकेंडरी सेल वॉल हो गई। अब अगर आप इसको यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, सो लुक हियर बेटा, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल, और ये जो मेरी पूरी, दिस इज द सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी सेल वॉल होती है ये डेड होती है, इट इज द नॉन लिविंग पार्ट। जैसे कि हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन तो लिविंग होता है, लेकिन ये डेड होता है। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, लेकिन ये परमिएबल होता है ना। सपोज कीजिए मेरे दो सेल्स हैं, अभी आपस में जुड़े हैं, तो इन दोनों का सेल वॉल आपस में टच करेगा, लेकिन इन दोनों के सेल वॉल के बीच में एक आपका जो कनेक्ट कर रहा है दोनों की सेल वॉल को, उसको मिडल लैमेला कहते हैं। दिस, दूसरे कलर से दिखाती हूँ, दिस इज द मिडल लैमेला। सो यहाँ पे मिडल लैमेला क्या होता है? इट इज बिटवीन टू एडजेसेंट सेल वॉल। अब ध्यान से सुनिएगा, तो जैसे आपने देखा होगा सबसे बढ़िया एग्जांपल टमाटर से, तो टमाटर कितनी जल्दी गलने लगते हैं, है ना। तो टमाटर भी तो प्लांट का ही पार्ट है, फ्रूट है बेटा, और उसके अंदर भी सेल्स होते हैं। सो उसमें भी सेल वॉल होगा, उसमें भी मिडल लैमेला होना चाहिए। सो ये जो मिडल लैमेला होता है, इसके अंदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम और पेक्टेट। इसके अंदर कैल्शियम पेक्टेट होता है, जो कि कुछ समय बाद सॉल्युबलाइज होने लगता है। सो जब ये सॉल्युबलाइज हो जाता है तो ये जेल लाइक सब्सटेंस को बना देता है, और तभी हमारा जो टमाटर है वो हमें सड़ा गला दिखाई देने लगता है। तो क्या हुआ? पहले तो टमाटर बढ़िया है, फ्रेश है, स्टिफ है, फिर धीरे धीरे वो गलने लगता है, पिचकने लगता है, तो एक्चुअली उसका जो मिडल लैमेला है वो सॉल्युबलाइज होने लगता है धीरे धीरे। सो दैट इज द मिडल लैमेला। क्लियर?
ये मेरा यहाँ पे सेल वॉल के कुछ बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे इसके फंक्शंस देखते हैं और उसी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक प्लाज्मोडेस्माटा और एक आपके पिट्स। नाउ यहाँ पे देखिए बेटा प्लाज्मोडेस्माटा क्या है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे फिर से दो सेल बना रही हूँ, तो एक ये मेरा सेल है, एक ये मेरा सेल है। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे दिस इज दी सेल वॉल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि बीच में आपका सेल वॉल नहीं है, सो ये वाला पार्ट बेटा आपकी सेल मेम्ब्रेन से ही कनेक्टेड है। मतलब मैंने क्या बोला, दिस इज वन सेल, दिस इज अदर सेल, और सेल वॉल तो है, सेल मेम्ब्रेन भी है, लेकिन बीच वाले पार्ट में देयर इज नो दो सेल वॉल। और यहाँ पे ये जो छोटा सा पार्ट बना, इट इज लाइंड बाय सेल मेम्ब्रेन। भाई ये भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन ही है ना। तो इसको यहाँ से एक ही बात है, यहाँ पे लिख देती हूँ, तो ये भी मेरी सेल मेम्ब्रेन ही है। अब हुआ यहाँ पे क्या कि यहाँ पे एक रास्ता सा बन गया, और ये जो यहाँ पे रास्ता सा बन गया इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। सो ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। सो दिस इज द प्लाज्मोडेस्माटा। और क्लियरली ये प्लाज्मोडेस्माटा किससे लाइंड है, इट इज लाइंड बाय सेल मेम्ब्रेन। दोबारा सुनो बेटा, तो ये जैसे सेल मेम्ब्रेन हुई और ये जैसे सेल वॉल हुआ, इस सेल का भी ये इसका सेल वॉल हुआ, तो सेल वॉल यहाँ पे इस तरीके से। अब ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे इस तरीके से लाइन कर रही है, इसका मतलब ये है, तो ये जो मेरा रास्ता बना इसको लाइन कर रहा है ये सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए बेटा इसको मैंने लिखा है इट इज लाइंड बाय द सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द प्लाज्मोडेस्माटा। सो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को ऑफ द नेबरिंग स्ट्रैंड्स। अब यहां से क्या होगा, यहां से अपना साइटोप्लाज्म ऐसे जाएगा, है ना। सो ये मेरे कहलाएंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, वेट, अब पता लगेगा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स मतलब यहां पे ये ऐसे कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, यस और नो। भाई इनका जो दोनों सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा वो उस पतले से गली में ऐसे स्ट्रैंड्स की तरह जाएगा, तो उसको हम यहाँ पे कह देंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। इट इज द लिविंग कंपोनेंट इन द डेड सेल वॉल। तो सेल वॉल थी भाई, लेकिन बीच में सेल वॉल नहीं है, तो एक तरीके से अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म यहाँ से जा रहा है, वो तो लिविंग होता है। सो इट इज द लिविंग पार्ट बिटवीन द डेड सेल वॉल। आगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं, तो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हो गए, और ये मेरे क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज अ पिट। तो वो जो गड्ढा है या वो जो एक छेद है जहाँ से साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो रहा है, या मैं कह सकती हूँ जहाँ पे सेल वॉल नहीं है, सो मैं क्या बोलूँगी, जहाँ पे सेल वॉल नहीं है, जहाँ पे एक्चुअली प्लाज्मोडेस्माटा है, जहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, तो वो जो पोर सा है, होल सा है, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज द पिट्स। इट इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कभी कभी बेटा क्या होता है, फाइन फाइन ट्यूब्यूल्स होती है ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसको हम डेस्मोटिब्यूल्स कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा कहीं, अब मैं इसको धुंधला बना रही हूँ, ठीक है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे कभी यहाँ पे ज्वाइन करता है, तो इसको बेटा क्या कहते हैं, दिस इज द डेस्मोटिब्यूल्स। क्या बोला मैंने, कभी कभी इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे अगर पार कर रहा है पतली सी ट्यूब में, तो उसको हम डेस्मोटिब्यूल कहते हैं ना। अब मेरे पास यहाँ पे पिट्स है, तो पिट्स मेरे दो तरीके से होते हैं। तो पिट क्या है, एक तरीके से
इसको सिंपल ऐसे बनाते हैं, दिस इज दी सेल वॉल, ये भी सेल वॉल ही है। तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज दी पिट, ये मेरा सिंपल पिट कहलाएगा। कभी कभी सेल वॉल ऐसे इस तरीके से होती है, तो ये अपना बॉर्डर्ड पिट्स कहलाएगा। इस पिट्स का बहुत यूज होता है। सो आप लोगों ने क्लास 10th में जाइलम और फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट पढ़ा है। तो जाइलम के अंदर पिट्स होती है बेटा, जाइलम में पानी ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम में खाना ट्रांसपोर्ट होता है, और जाइलम ऐसा होता है, फ्लोएम ऐसा, दोनों साथ साथ होते हैं। चलिए, फ्लोएम के खाने ट्रांसपोर्ट के लिए थोड़े से पानी की मदद होती है। सो जाइलम का पानी यहाँ पे आ सकता है, तो उन्हीं पिट्स के थ्रू ये पानी फ्लोएम तक पहुंचता है और फिर फूड की ट्रांसपोर्ट पे मदद करता है। इसको हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो ये मेरा इसका एक फंक्शन हो गया, प्लाज्मोडेस्माटा एंड दी पिट्स। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक और चीज बताना चाहती हूँ। तो मेरा कुछ इस तरीके का हुआ, दो तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है। अब मैं इसको ब्रॉड ब्रॉड बना रही हूं, दिस इज दी सेल वॉल, मैं इसको ब्रॉड बना रही हूं, ठीक है, या इसको हम ठीक से नहीं बन रहा है, ये तो हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गई सेल वॉल। जब भी किसी चीज की मूवमेंट ऐसे होगी यहां पे, तो ये मूवमेंट जो हो रही है, कोई भी पानी जाता है, मिनरल जाता है, कुछ भी जाता है, तो ये मूवमेंट थ्रू सेल वॉल हो रही है, थ्रू डेड पार्ट हो रही है। इसको हम कहते हैं एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट। तो ये थ्रू डेड पार्ट हो रही है, और ये जो मूवमेंट है जो इस वाले पार्ट से होगी, ऐसे सेल टू सेल, इसको हम कहते हैं सिम्प्लास्ट मूवमेंट। ये आपके लिविंग पार्ट से हो रही है, दिस इज द सिम्प्लास्ट मूवमेंट। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे बच्चे। अब सेल वॉल के और क्या क्या फंक्शन है। तो ये काफी रिजिड होती है सेल वॉल आपकी, इट इज रिजिड, इट इज अ हार्ड, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल, इन सब का जो सेल का शेप है उसको मेंटेन करते हैं। ये प्रोटेक्ट करेंगे उसको किसी भी तरीके की मैकेनिकल इंजरी से, किसी भी तरीके का बैक्टीरिया, या मान लो कोई फंगस उससे इन्फेक्शन करता है। जैसे बैक्टीरिया में ही हमने पढ़ा था, बैक्टीरिया की सेल वॉल एंटीबायोटिक से प्रोटेक्ट करती है। एक्चुअली एंटीबायोटिक सीधा सेल वॉल पे हिट करती है, तो सेल वॉल के ऊपर और परतें होती है जो सेल वॉल को भी मदद करती है, लेकिन सेल वॉल ही सबसे पहला एक तरीके से बचा के रख रहा है अंदर के सामान को। सो ये प्रोटेक्शन करती है। इट अलाउ मटेरियल टू पास इन दी साइटोप्लाज्म। कैसे? क्योंकि ये प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शंस बनाते हैं, इसीलिए साइटोप्लाज्म से भी अलाउ करती है ट्रांसपोर्टेशन। सेल टू सेल इंटरैक्शन होता है, एक बैरियर है, एक दीवार बन के खड़ा हो गया कि यहीं से पास होगी सारी चीजें, और ये कोलैप्सिंग एंड बर्स्टिंग में बजाता है। सो लास्ट क्लास में हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, और उस सेल मेम्ब्रेन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी बेटा आपका एनिमल सेल होता है, अगर आप इसको बहुत ज्यादा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये सेल स्वेल हो जाएगा और धीरे धीरे बर्स्ट हो जाएगा। अगर इसी एनिमल सेल को आप काफी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये श्रिंक हो जाएगा और इसमें प्लाज्मोलिसिस हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मत लिखिए प्लाज्मोलिसिस, इसको, ये श्रिंक हो जाता है और अगेन सेल डैमेज हो जाता है। वी विल राइट सेल विल डैमेज, नॉट प्लाज्मोलिसिस, वो मैं भी आपको बताऊंगी। ये मेरा एनिमल सेल है, सेल तो मेरा डैमेज हो गया। अब ये जो चीजें हैं ये इसलिए है क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती।
लेकिन प्लांट सेल के पास तो सेल वॉल होता है। अगर मैं यहाँ पे प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल को जब आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो तो ये फटता नहीं है, बर्स्ट नहीं होता, या आप इसको जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो तब भी ये कोलैप्स नहीं होता, पूरी तरीके से श्रिंक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सेल वॉल इसको प्रिवेंट करती है। अब यहाँ पे एक चीज बताऊंगी विच इज प्लाज्मोलिसिस। सो प्लाज्मोलिसिस बेटा देखा गया है उनमें जिनके पास सेल वॉल होता है। अब यहाँ पे देखिए, सो दिस इज द सेल वॉल, ठीक है। अब मान लो इसका सेल मेम्ब्रेन भी होगा और मैंने ऐसे सेल को बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। अब सेल तो मेरा श्रिंक होगा, लेकिन क्योंकि सेल वॉल रिजिड होती है और वो अपनी जगह पे रहती है और सेल की शेप को मेंटेन करती है, तो सेल वॉल तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये श्रिंक हो जाएगी। ये न्यूक्लियस होगा, ये अंदर का सामान होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सेल मेम्ब्रेन है इट मूव्स अवे फ्रॉम सेल वॉल, लेकिन सेल वॉल ऐसे कोलैप्स नहीं होती, इसीलिए इनका शेप मेंटेन रहता है। दिस हैपेंस इन प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल, फंजाई सेल, जिनके पास ऐसा होता है इसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आगे पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल बेटा रिजिड होता है, थिक होता है, विजिबल, इजिली लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, लेकिन सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देखने को मिलता है। ये बेटा आउटर मोस्ट लेयर है, परमिएबल होता है। ये केवल एनिमल सेल में आउटर मोस्ट सेल और सेमी परमिएबल होती है। सेल वॉल बेटा सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकन, काइटिन अलग अलग का बना होता है, लेकिन वहां पे लिपिड्स, प्रोटीन्स और फैट्स, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल वगैरह, और ये आपका लिपिड्स वही हो गया फैट, और कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल बेटा प्लांट सेल, बैक्टीरिया, फंगस में प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन सब में होती है यूनिवर्सल। इट इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है और वो लिविंग होती है। ये सेल की शेप को डिटरमाइन करता है, प्रोटेक्ट करता है, और वो बेटा अंदर के प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर, उसकी ऑर्गेनेलीज, इसको बचाता है और एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट रखता है। ये मेरा सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है। चलिए तो प्लीज इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। एंड नाउ यहाँ पे अब मेरे पास आता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं, एक एक करके उन सभी ऑर्गेनेलीज को पढ़ेंगे। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको भी पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा साइटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं। सो साइटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। कोई अगर सेल आपका जिसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है तो बेटा वो सेल लिविंग नहीं हो सकता। एक बारी को आरबीसीज, एक बारी को सीव ट्यूब्स, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन वो लिविंग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सेल साइटोप्लाज्म तो है। और ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये जेल लाइक मैट्रिक्स होता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें वाटर है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। सबसे ज्यादा जो अबंडेंट देखा जाता है, कौन से मिनरल, कौन से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं? तो कौन याद रखेंगे? दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, मैंगनीज होता है, फास्फोरस होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सेल है उसके पास वो वाली चीजें ज्यादा होगी। जैसे हीमोग्लोबिन है तो वहाँ पे आयरन होगा, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है, वगैरह वगैरह। क्योंकि क्लोरोफिल तो क्लोरोप्लास्ट, आपका जो जिस सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है तो उसके अंदर मैग्नीशियम होगा, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बनाना है। मतलब जिस सेल में, प्लांट का सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसके साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम खूब सारा होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल बनाना है और उसके लिए मैग्नीशियम की जरूरत है ना। इसी तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं, वाटर भी होता है। उसके अलावा बेटा इसके अंदर होते हैं साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स। अब इसको हम बाद में करेंगे लास्ट में। ये साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स देखिए कौन कौन से हैं। सो एक यहाँ पे होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये वाले, ये बाहर होते हैं, बास्केट जैसा बनाता है। एक होते हैं इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये वाला, और एक बेटा माइक्रोफिलामेंट।
ये तीनों यहाँ पे क्या बनाते हैं, ये तीन यहाँ पे आपके साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो इन साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स का काम क्या होता है, ये सेल की थोड़ी शेप को भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये बेटा एक तरीके से उसको स्केलेटन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरीके से फ्रेमवर्क दे रहे हैं। ये बच्चे आपके ऑर्गेनेलीज को उसकी पोजीशन में रखने में मदद करते हैं, ये ऑर्गेनेलीज को मूवमेंट में मदद करते हैं। तो ये सारी चीजें मेरी इसके अंदर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज इन दी साइटोप्लाज्म जो हमने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि ये लिविंग बेटा इसलिए है क्योंकि ऑल दी मेटाबॉलिक रिएक्शंस इसी के अंदर होते हैं। भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक क्वालिटी है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। तो बॉडी के अंदर यानी ऑर्गन्स में यानी टिश्यूज में, टिश्यूज यानी सेल में। अब हर सेल में ये रिएक्शंस कहाँ हो रहे हैं, इन दी साइटोप्लाज्म। तो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। अब साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तो हेट्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स दोनों होते हैं, वाटर कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। ये उसका इंटरनल एनवायरनमेंट बनाता है, स्पेस को फिल करता है, जेली लाइक होता है। और साइटोसोल, नाउ व्हाट इज साइटोसोल, तो अगर मैं साइटोप्लाज्म से माइनस कर दूं सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज, तो जो मेरा फ्लूइड लिक्विड पार्ट मतलब जेल लाइक पार्ट बनेगा, जो मैट्रिक्स बचेगा, उसको हम साइटोसोल कहते हैं। सारे बायोकेमिकल रिएक्शन इसी में होते हैं और इसी के अंदर साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे अब हमारे पास आता है आज का मेन टॉपिक, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब बड़ा सिंपल है इसको समझना। इसको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगी और आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, फिर आगे उसको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। हमारे सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं, न्यूक्लियस है और माइट्रो, जैसे हमारे में तो खैर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, प्लास्टिड्स नहीं होते, लेकिन प्लांट सेल में तो होते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं। अब कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे होते हैं जो साथ में मिल करके परफॉर्म करते हैं, यानी ये एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में अपना काम करते हैं। उन सभी ऑर्गेनेलीज को एक साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। सो क्या बोला मैंने, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज जो बच्चे कोऑर्डिनेट करते हैं टुगेदर टू परफॉर्म अ बेसिक फंक्शन। इसके अंदर तुम्हारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम्स। ये चार ऑर्गेनेलीज इसके अंदर आते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये सभी के सभी ऑर्गेनेलीज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। अब देखिए बेटा, ये चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ बच्चों का डाउट था कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज का मतलब क्या है। तो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वैसी ही मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, इसीलिए उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। किसी किसी में जैसे प्रोकैरियोट्स में हमने बोला नॉन मेम्ब्रेनस इंक्लूजन बॉडीज, तो यानी उसका मेम्ब्रेन एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन जैसा नहीं होता, वो बायोलिपिड नहीं होता, इसलिए उसको हम प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं बोलते, लेकिन इन सब में वैसी ही मेम्ब्रेन होती है। सो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अब सिंपल सी चीज, हम इंसान हैं, इंसान को बाकी जानवरों से बहुत सारी चीजें अलग बनाती है। हम सभी के पास जो डीएनए है उसमें बहुत सारी 99.9% इंफॉर्मेशन सेम ही है। जैसे कि हम सभी के बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं, हम सभी के अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं, हम सभी के बाल में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, आंखों को जो कलर देता है, बॉडी को मेलानिन जो कलर देता है, हम सभी के ऑर्गन जिन जिन चीज़ों से बने हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोटीन से बनी होती है, कुछ लिपिड से भी बनी होती है वगैरह वगैरह ना। ये प्रोटीन्स बनते कैसे हैं, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता रही हूँ जिसको डिटेल में आप क्लास 12th में पढ़ोगे, लेकिन बच्चों यहाँ पे अक्सर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी है। देखिए बेटा, डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, इट हैज़
all the information and it is a double stranded structure. अब इसका मतलब क्या हुआ? डीएनए ऐसे 2 स्ट्रैंड्स जैसा होता है. सारी इंफॉर्मेशन का मतलब है जैसे मान लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो जो बन रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में है और हमारे हर सेल का डीएनए सेम ही होता है. अगर आप मेरे यहाँ से सेल निकालोगे, यहाँ से सेल निकालोगे, अगर आप मेरे बालों का रूट का सेल लोगे, ब्लड में से वाइट ब्लड सेल का न्यूक्लियस निकालोगे, लिवर का लोगे, कोई भी ब्लड सैंपल में से कहीं से भी अगर हमारे को न्यूक्लियस मिलता है उसका हम डीएनए निकालते हैं तो सभी का डीएनए सेम होगा. अब कुछ सेल्स में सारी चीज़ें तो नहीं बनती, जैसे स्टमक में पेप्सिन बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो नहीं बनता, लिवर में बाइल जूस बनता है, पैनक्रियाज में तो नहीं बनता. तो ये सारी इंफॉर्मेशन सेल के डीएनए के पास है कि क्या क्या बनना है. दूसरा, कौन सी चीज कब बननी है और कहाँ बननी है. जैसे पैनक्रियाज में इंसुलिन बनता है, कहीं और नहीं, तो वहां पे जो डीएनए है वो डीएनए से वो वाली इंफॉर्मेशन वहां पे बन रही है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे यहाँ पे भी इंसुलिन बन रहा है, यहाँ पे भी वही डीएनए है, लेकिन यहाँ के सेल्स अपना दूसरा काम कर रहे हैं. तो पूरे बॉडी के अंदर सेम सेल्स है. हर सेल मतलब सेम सेल्स तो नहीं कह सकते, हर सेल में सेम डीएनए है. और हर सेल थोड़ा सा अलग क्यों है, मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट्स के सेल अलग क्यों है, क्योंकि वो वाला डीएनए का कुछ इंफॉर्मेशन से वहां पे कुछ चीज बन रही है जिसकी वजह से वो टिश्यू अलग है. या कह सकती हूँ सारी इंफॉर्मेशन सेल के पास सभी इंफॉर्मेशन है, बालों के सेल्स अलग है, स्टमक के सेल्स अलग है, लिवर के सेल्स अलग है. कैसे? यहाँ पे अलग अलग सामान बन रहा है. तो लेकिन अल्टीमेटली ये सारी सामान बनाने की इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास. हमारी हर सेल में ये इंफॉर्मेशन कैसे बनती है, यानी अगर मेरे को स्टमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम बनाना है तो ये कैसे बनेगा? एक सिंपल सा तरीका है. डीएनए की ये सारी इंफॉर्मेशन आरएनए में कॉपी होती है और ये सिंगल स्ट्रैंड होता है. ऑल द इंफॉर्मेशन इज copied in a single strand in the form of RNA. और इसे RNA से फिर राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाती हैं. हमारी बॉडी के बहुत सारी चीज़ें, पिगमेंट, हमारी बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स, हमारी बॉडी के बहुत सारे एंजाइम्स, ये कहीं ना कहीं प्रोटीन से बने होते हैं. तो ये सब चीज़ों को बनाने की इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है. डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, इसलिए हम कहते हैं राइबोसोम्स हेल्प्स टू मेक प्रोटीन्स. अब ये सारी कहानी कहां से शुरू हो रही है? न्यूक्लियस से. न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस में ही डीएनए होता है, लेकिन ये डीएनए फिर एमआरएनए में बनता है और ये एमआरएनए फिर यहां से बाहर निकलता है. सो दिस इज न्यूक्लियर पोर, इसको तो हम आगे पढ़ेंगे. और ये यहां से एमआरएनए निकला. अब मैंने क्या बोला? राइबोसोम इस एमआरएनए से प्रोटीन्स बनाते हैं. अब ये राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट है? सेल में ऐसे भी प्रेजेंट है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट है. न्यूक्लियस के पास बेटा इस तरीके से ट्यूब्स की फॉर्म में, ऐसे मतलब फ्लैट सैक्स कहूंगी, नॉट ट्यूब्स, बट ऐसे सैक्स की फॉर्म में यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि इसके सरफेस पे खूब सारे राइबोसोम्स होते हैं. इसके सरफेस पे खूब सारे राइबोसोम्स होते हैं. सो दिस इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो ये ही राइबोसोम्स इस एमआरएनए को रीड करते हैं और प्रोटीन बनाते हैं. सो मान लो ये एमआरएनए आया और ये यहां से ये प्रोटीन बन करके निकला. अब ये प्रोटीन कहाँ जाएगा? हम सभी ने छोटी क्लास में पढ़ा था गोल्जी बॉडीज के बारे में. गोल्जी बॉडीज बेटा उसमें फ्लैट सैक्स अगेन होते हैं एक दूसरे के पैरेलल, समथिंग लाइक दिस.
दिस इज गोल्जी बॉडीज। ये प्रोटीन यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये प्रोटीन इसमें जाएगा, ऐसा ये ट्रैवल करता है। और अब मान लो ये यहाँ से बन करके निकल गया, या कोई यहाँ से बन करके निकल गया, तो ये इसका सामान बन गया। गोल्जी बॉडीज का फंक्शन होता है इस प्रोटीन को और बनाना। अब मान लो जैसे हीमोग्लोबिन, सो हीमोग्लोबिन क्या होता है? इट इज अ प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड का होता है, बहुत सारे प्रोटीन, 4 चेन्स होती है जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होती है, 4 ऐसे ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन ये ऐसे बिल्कुल बन करके नहीं आता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने नॉर्मल प्रोटीन बनाया, लीनियर बनाया, सिंगल चेन। अब वो मॉडिफाई होता है वैसे हीमोग्लोबिन जैसे बन करके गोल्जी बॉडी से निकला। अब गोल्जी बॉडी ने उसको बना करके भेज दिया जहाँ पे भेजना था। सो यहाँ पे ये गोल्जी बॉडीज में मॉडिफाई होती है। सो ये बेटा दिस इज द सिक्रीटरी वेसिकल। इसी के अंदर वो प्रोटीन है, वो चीज है जो बिल्कुल मॉडिफाइड हो करके अब बन करके निकल चुकी है। अब ये कैसे स्टोर हो सकते हैं? इनको वैक्यूल में स्टोर करके भेजा जा सकता है, वैक्यूल में स्टोर करके भेजा जा सकता है। और ऐसे ही बेटा लाइसोसोम्स भी होते हैं। सो अब दोबारा ध्यान से सुनिए, ये एंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम नहीं है, न्यूक्लियस केवल यही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम से प्रोटीन बना, लेकिन ये मैच्योर नहीं था। ये प्रोटीन गया गोल्जी बॉडीज में, इसकी मॉडिफिकेशन हुई, ये तैयार हुआ और प्रॉपर मैच्योर होकर के एक वेसल में बनकर, वेसिकल में बनकर के निकल गया। अब इसको सेल के अंदर किसी दूसरे ऑर्गेनेल के पास भेजना है, सेल के बाहर भेजना है, ऐसे हमारी बॉडी में चीजें बनती है। इसी तरीके से कुछ स्टोर हो गया वैक्यूल की फॉर्म में, ठीक है। और इसी तरीके से लाइसोसोम्स भी बनते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और उसके अंदर एंजाइम्स ही होते हैं। लाइसोसोम के अंदर खूब सारी एंजाइम्स होते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे। सो ये मेरे ऑर्गेनेली साथ में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। अच्छा, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं। So this is smooth endoplasmic reticulum. इसमें से बेटा लिपिड बन करके निकलता है। अब मान लो इसमें से लिपिड यानी फैट, तो ये भी यहां जाता है और ये भी मैच्योर होकर के निकलता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चीजें बनाता है, फिर वो मैच्योर होती है गोल्जी बॉडीज में, फिर वो आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। So this is how all these organelles are connected. This is how our cell perform. This is how our cell make all the things inside our body. चलिए, अब इसको हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले एक बार देखेंगे बेटा। So look at here कैसे बन रहा है। So ये एंडोप्लाज्मिक से ऐसे बन करके निकल रहे हैं, ये गोल्जी बॉडीज के पास जा रहे हैं, मैच्योर होकर के निकल रहे हैं, सेल के बाहर भेजना है, सेल के अंदर रखना है, वो सेल को पता है। Now सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये एनसीईआरटी का पार्ट भी मैं लेके आई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेटा आप क्या देखते हो कि ये 2 तरीके का होता है। एक ये ऑरेंज वाला जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये स्मूथ इसलिए है क्योंकि इसमें कोई दानेदार सरफेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं होते। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे आपके राइबोसोम्स होते हैं, तो ये ग्रैन्युलर होता है, ठीक है। अब अगर मैं पूरे सेल की बात करूं, नाउ इफ दिस इज द एंटायर सेल, ठीक है, और ये अपना कहीं न्यूक्लियस है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस के पास होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म के पास होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन। इट इज नियर सेल मेम्ब्रेन एंड
रफ वाला इज नियर न्यूक्लियस। अब यहां पे देखेंगे बेटा एनसीईआरटी की लाइन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जब देखा गया सो वहां पे नेटवर्क जिसको हम रेटिकुलम बोलते हैं, ऐसे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स देखे गए जो कि स्कैटर्ड थे पूरे, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरीके से पूरे सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक तो बेटा ये वाला पार्ट, दिस कंप्लीट पार्ट, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, और एक इसके अंदर वाला ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। सो इन ट्यूब्स के अंदर वाले पार्ट ल्यूमिन कहलाता है। सो पूरे सेल को दो कंपार्टमेंट्स में बांट दिया, एक ल्यूमिनल और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर स्पेस को डिवाइड करता है, ल्यूमिनल यानी इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी कि आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज पूरा बाकी का साइटोप्लाज्म। एंड ईआर जो होता है ये राइबोसोम्स दिखाएगा बेटा, तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अगर ये नहीं दिखाएगा, अगर राइबोसोम एब्सेंट होंगे तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसा होता है, इसके स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे हो सकते हैं। सो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द एनसीईआरटी का डायग्राम, ये ऐसा हो सकता है सिस्टर्नी। बेटा ऐसा नहीं होता कि सिस्टर्ने केवल इसी में दिखेगा। हमने छोटी क्लास में पढ़ा था सिस्टर्ने गोल्जी बॉडीज में, सिस्टर्ना कुछ गोल्जी बॉडी से रिलेटेड नहीं है। द पॉइंट इज जो भी फ्लैट सैक्स होते हैं, चपटे चपटे पतले पतले सैक्स, ट्यूब जिसको चपटा दिया और बहुत सारे एक साथ, उसका नेटवर्क, उसको हम सिस्टर्ने कह देते हैं। सो गोल्जी बॉडीज में भी वैसे होता है और यहाँ पे भी ऐसे होता है। सो ये मेरे होते हैं फ्लैट सैक्स, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे ये इंटरकनेक्टेड है और इसीलिए ये ये केवल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलती है। दीज आर वेसिकल्स, कोई कोई ऐसे होते हैं और कोई कोई ऐसे ब्रांच्ड ट्यूब्स भी होती हैं, और इस तरीके का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक देखने को मिलता है। आगे देखिए बेटा, अब यहाँ पे ये चीज दिखा रखी है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के पास अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और ये जिसके पास राइबोसोम्स नहीं है ये अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी। अब इसको देखिएगा, बहुत इजी है इसको समझना। अब तो हमने इसका बेसिक समझ लिया, अब आगे का पार्ट बहुत ही आसान है, केवल उसकी कुछ कुछ बारीकियों को जानना है, थोड़ा थोड़ा हमें समझना है। सो यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, ये ग्रैन्युलर है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, सिस्टर्ने ज्यादा होते हैं, न्यूक्लियस के पास ये ज्यादा होता है। बेटा देयर इज अ पोर इन द एरिया ऑफ द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। तो जैसे मान लो ये सैक है, यहाँ पे ऐसा राइबोसोम है, तो यहाँ पे ऐसा पोर होगा बेटा, क्यों कि ताकि यहाँ से प्रोटीन की चेन एग्जिट करेगी, यहाँ से एग्जिट लेगी प्रोटीन की चेन। अब ये राइबोसोम इससे जुड़े कैसे होते हैं, सो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। ये बेटा क्या होते हैं, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से जो राइबोसोम्स होते हैं, दीज आर अटैच्ड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो राइबोफोरिन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ग्लाइकोप्रोटीन्स बोले तो कुछ शुगर यानी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स। लोकेशन वहां पे जहां पे खूब सारी प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, यानी जहां पे एंजाइम खूब सारे बनेंगे, जैसे प्लाज्मा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारे लिवर सेल्स वगैरह। जाइमोजेन बेटा लाइसोसोम्स के एंजाइम को कहते हैं। सो जाइमोजेन इज नॉट वन एंजाइम, इट इज द ग्रुप ऑफ ऑल एंजाइम, मतलब काफी सारे एंजाइम, कई सारे एंजाइम को टुगेदर जाइमोसोम कहते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स बन रहे हैं वो RER के अंदर ही बनते हैं। एंजाइम प्रोटीनिशियस होते हैं नेचर के,
सो ये सभी एंजाइम आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बन रहे हैं। आगे देखेंगे बेटा, ये अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूंगी, सो दिस इज ए ग्रैन्युलर, क्योंकि यहाँ पे आपके राइबोसोम नहीं होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज्यादा पास है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये सारी एक ही बात होती है। ये वेसिकल्स इस तरीके से या ऐसे ट्यूब्यूल हो सकती है, स्फीरियोसोम्स या ओलियोसोम्स, ऐसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर स्टोर्ड होता है लिपिड, तो बेटा उसको ओलियोसोम या स्फीरोसोम्स कहते हैं। स्टोरेज ऑफ लिपिड्स इस तरीके से ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है टॉक्सिन की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है। तो जैसे मान लीजिए हम कोई मेडिसिन खाते हैं, कुछ खाते हैं, या जो भी हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं उसको कैसे खत्म करना है, वो सारा काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। आगे मसल सेल के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बेटा, कुछ ऐसे फंक्शंस जो दोनों में ही कॉमन है। तो सबसे पहली चीज तो एक काफी ढांचा सा बना रहे हैं ये सेल का, काफी ज्यादा फैले हुए हैं, तो सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। दूसरी चीज बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो ये लिपिड्स बनाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ प्रोटीन्स बनाते हैं, और ये ही दोनों चाहिए हमको सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। तो ये मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करती हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब मेम्ब्रेन का प्रोडक्शन यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। दीज आर प्रिकर्सर्स टू गोल्जी बॉडीज। सो दोनों ही मिलकर जो भी चीजें बना रहे हैं, जो भी लिपिड्स और जो भी प्रोटीन्स बना रहे हैं, ये प्रिकर्सर है गोल्जी बॉडीज में। गोल्जी बॉडीज को आगे जाकर के मॉडिफाई करेगा। डेस्मोटिब्यूल्स, अब यहाँ पे देखेंगे, हमने अभी एक चीज करी थी डेस्मोटिब्यूल्स, ये क्या होती हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपके प्लाज्मोडेस्माटा को पार करती है, तो उसको हम एंडोप्लाज्मिक, उसको हम डेस्मोटिब्यूल्स कहते हैं। यही बेटा आगे जा करके, क्योंकि वैक्यूल्स के अंदर जो भी सामान रहेगा, लाइसोसोम के अंदर जो भी सामान रहेगा, तो एक तरीके से ये उसका सामान तो यही बना रहे, लेकिन फाइनली इसको गोल्जी बॉडीज बनाएंगे। देन इनमें लार्ज सरफेस एरिया है और यहाँ पे लोकेशन ऑफ एंजाइम, खूब सारे एंजाइम यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। सो ये यहाँ पे मेरे रहे कुछ फंक्शंस। सो दिस वाज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अब यहाँ पे बात करेंगे गोल्जी बॉडीज की। सो गोल्जी बॉडीज बेटा कुछ इस तरीके का होता है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सो लेट मी ड्रॉ दी स्ट्रक्चर फॉर यू। सो इट इज लाइक दिस। सो मान लो यहाँ पे तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से चीजें बन करके आई है, अब इसकी मॉडिफिकेशन होनी है। अब देखिए, आप ये मत सोचिए कि इसको ऐसा ही बनाना है या इसको ऐसा बनाना है। एक्चुअली बेटा सबसे पहले इसको समझिए कि यहाँ पे पैरेलल सैक्स होते हैं। सो दीज आर फ्लैट पैरेलल सिस्टर्ने, बहुत सारे सैक्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे पैरेलल होते हैं। ये बेटा यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ से ऐसे मॉडिफाई होकर के निकलेगा। तो मान लो कोई यहाँ से बन करके निकल गया, कोई मान लो यहाँ से ऐसे बन करके निकल गया, या मान लो यहाँ से भी एक बन करके निकल रहा हो, या फाइनली यहाँ से बन करके निकल रहा हो। सो ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है ये ऐसा दिख रहा है। सो ये कुछ ऐसा है कि आपने गीली मिट्टी उठाई है कभी हाथों में, रील वील बनाते हैं आज तो कितना फोटोशूट होता है, तो इसमें सैंड उठाते नहीं है ऐसे। अब सैंड तो छोड़ो, बहुत ही वैसी होती है, पोरस नहीं होती, लेकिन अगर गीली मिट्टी उठाओगे जो प्रॉपर नॉर्मल सॉइल होता है, अगर आप उसको ऐसे उठाओगे तो उसके छींटे छींटे से, जैसे आपने उठाया, आप उठा करके देखना गीली मिट्टी या आटा गूंथते समय ऐसे उठा करके देखना, तो यहाँ पे ऐसे छींटे छींटे से वेसिकल्स की तरह गिरेंगे। सो ये बेटा वैसे ही गिर रहे हैं। सो ये बन करके निकल रहे हैं कि यहाँ से सामान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया, ये यहाँ पे बना, जो यहाँ से बना वो यहाँ से निकल लिया, जो कोई यहीं से कल्टी हो लिया, कोई यहाँ से निकला। सो ये इस तरीके से यहाँ पे होता है। नाउ अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सो एक जगह से तो ये रिसीव कर रहा है, इस वाली जगह से ये रिसीव कर रहा है, दिस इज द रिसीविंग फेस, और इसको कहते हैं दी सिस फेस।
और यहां से फाइनली ट्रांसपोर्ट होगा आगे, वो वेसिकल छोड़ेगा। तो मान लो इसने ये बनाया फाइनली, सो दिस इज द सिक्रीटरी वेसिकल, जो भी यहाँ से मॉडिफाई होकर के निकला एक वेसिकल में बन करके यहाँ से निकल लिया। सो ये वाला फेज को हम बोलते हैं, ये आगे ट्रांसपोर्ट करेगा, तो इसको हम कहते हैं दी ट्रांस फेज। सो यहाँ पे देखिए बेटा, दीज आर दी सिस्टर ने, ये न्यू फॉर्मिंग वेसिकल्स है जहाँ से बन करके निकल रहा है सिक्रीटरी वेसिकल फ्रॉम दी ट्रांस फेज। सो दिस इज दी ट्रांसपोर्ट फेज या शिपिंग साइड बोल सकते हैं, और ये मेरा सिस फेज यहाँ पे होता है ना। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बेटा, सबसे पहले गोल्जी बॉडीज की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट ने की थी जिसका क्लास 9th में भी इनका नाम लिखा था, तो सभी बच्चों को ये आता है, दैट इज कैमिलियो गोल्जी। सो कैमिलियो गोल्जी ने 1988 में सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ नियर द न्यूक्लियस। सो उन्होंने इंसेक्ट के अंदर ये देखा था, और एक पर्टिकुलर स्टेन यहाँ पे इस्तेमाल होता है विच इज सिल्वर नाइट्रेट। ये बेटा गोल्जी बॉडीज को स्टेन करने के लिए यूज होता है। आगे देखिए ये कैसे होता है, मेनी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स सिस्टर ने, जो कुछ इस डायमीटर के होते हैं, ये बेटा पैरेलल हैं एक दूसरे के, और ये तो मिला करके मेरे गोल्जी कॉम्प्लेक्स अपैरेटस, इसलिए उसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स अपैरेटस कहते हैं कि मिल करके ऐसे बना रहे हैं। तो जो मेरा सिस फेस है वो मेरा कॉन्वेक्स साइड है, और ये मेरी कॉन्केव साइड हो गई जो कि मेरा ट्रांस फेस होता है। सो दी कॉन्केव हो गई मेरी ट्रांस फेस और सिस हो गई मेरी कॉन्वेक्स फेस। अब आगे यहाँ पे क्या करेगा, सो देखिए जो भी चीजें यहाँ से बनेगी, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन करके आ रहा है, दैट इज लिपिड्स एंड दैट इज प्रोटीन्स, ये सारी चीजें यहाँ पे मॉडिफाई होती है। तो फंक्शन यहाँ पे यही होता है कि ये मॉडिफिकेशन करता है और एक अच्छे से पैकिंग करके उसको आगे भेजता है। तो ये मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है और एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है। वैक्यूल्स में बन करके निकलते हैं, और लाइजोसोम्स भी बेटा यही बनाता है। सो लाइजोसोम्स क्या होता है डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन छोटी क्लास में तुम सभी ने पढ़ा है, लाइजोसोम्स आर नोन एज स्यूसाइडल बैग्स। सो लाइजोसोम्स का फंक्शन क्या होता है बेटा, एक्चुअली उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं। तो वो एक वेसिकल है, ये एंजाइम की जरूरत तब पड़ती है जब किसी चीज को तोड़ना हो, डाइजेस्ट करना हो, या पूरे सेल को डाइजेस्ट करना हो। तो ये सारे एंजाइम भी यहीं से मॉडिफाई होकर के निकले हैं, तो फाइनली लाइजोसोम्स भी यही बनाता है। अब एनसीईआरटी का पहले यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे कुछ चीजें, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ। ये चीजें तो देखिए हमने बेटा यहाँ पे कर ली। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गोल्जी बॉडीज फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की। तो प्रोटीन्स जो आ रहा है उसको मॉडिफाई किया, उसमें कुछ एडिशन किए तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाए, और लिपिड जो बनकर के आया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसमें कुछ एडिशन किए और ग्लाइकोलिपिड्स बना करके यहाँ से निकाले। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा, या जिस तरीके से आप अपने एग्जाम में लिख सके, इस तरीके से आपको कुछ फंक्शंस बताऊंगी। तो चलिए बेटा इसको अब पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोसाइलेशन, तो ग्लाइकोसाइलेशन वही है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, मतलब ये शुगर को जोड़ना, कार्बोहाइड्रेट को जोड़ना, या ग्लाइकोप्रोटीन्स। सेल वॉल का मैट्रिक्स भी यही बनाता है, ठीक है, जो सेल वॉल का मैट्रिक्स होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है, उसको भी यही बनाता है। एक्रोसोम बेटा, तो ये अब आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, तो देखिए थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे, मैं आपको बताती हूँ। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा क्लास 10th में पढ़ा है कि एक एग होता है फीमेल का गैमीट, और मेल का गैमीट स्पर्म होता है। स्पर्म क्या करता है, एग को फ्यूज करता है। अब एग के ना बहुत सारी वॉल्स होती हैं, तो ये स्पर्म को उसकी वॉल्स को तोड़ करके अंदर न्यूक्लियस के पास जाना है। तो स्पर्म के हेड में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सो यहाँ पे देखिए बेटा, स्पर्म के हेड में होता है, तो मान लो ये मैं ऐसा बना रही हूँ, this is the cell, let's suppose. So this is the acrosome. इस एक्रोसोम के अंदर बेटा बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स इस कैटेगरी में आते हैं। एक्चुअली ये चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं, और चाहे कुछ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, फैट्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होता है, तो वाटर को तोड़ करके बनाते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो ये एंजाइम आपके कहाँ से आ रहे हैं,
गोल्जी बॉडी से। तो ये एक्रोसोम का सामान बनाने में मदद करते हैं। हमारी बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स, विटेलोजेनेसिस, एग का जो योक होता है, एनिमल टिश्यू का मैट्रिक्स, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जो हमारे कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड, ये हमारे बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। टॉक्सिन्स, अब इसका एक एग्जांपल बताती हूँ बेटा, जो नाइडेरियंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेटा में कौन से आते हैं? एग्जाम्पल, इसमें आपका हाइड्रा आता है, इसमें आपके जेलीफिश आती है। अगर आप सभी ने एक मूवी देखी होगी फाइंडिंग नीमो, तो फाइंडिंग नीमो में जब डोरी होती है और वो जब बहुत सारी जेलीफिशेस के बीच में फंस जाती है, तो जेलीफिशेस क्या करती हैं, उसको ऐसा स्टिंग मारती हैं और वो बेहोश हो जाती हैं। तो एक्चुअली इन जेलीफिशेस के जो टेंटिकल्स होते हैं, उन टेंटिकल्स में एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जो डोरी को बेहोश कर देता है। दैट टॉक्सिन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी बॉडीज। सो यहाँ पे इनके अंदर जेलीफिशेस, इनके अंदर बेटा जो इनके टेंटिकल्स होते हैं, उनके टिप में जो सेल होता है उसको कहते हैं नीडोब्लास्ट सेल, ठीक है। इस सेल के अंदर क्या होता है? इस सेल के अंदर देयर इज अ नेमेटोसिस्ट और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो टॉक्सिन। सो दैट टॉक्सिन इज मेड बाय अगेन गोल्जी बॉडीज। ये मैंने आपको क्यों बताया है? क्योंकि हम आगे एनिमल किंगडम में जब पढ़ेंगे तो ये आपको थोड़ा सा उससे रिलेट हो जाएगा। चलिए, और इसके क्या फंक्शन है? सिक्रीशंस। तो बहुत सारी हमारी बॉडी में सिक्रीशंस होता है, प्लांट में सिक्रीशंस होता है। टैनिन्स की अगर मैं बात करूं या वैक्स की अगर बात करें, बहुत सारी चीज़ों की सिक्रीशन यहीं से आ रही है। म्यूसिलेज, तो रूट कैप्सल्स। देखिए, तो मान लीजिए अपनी को ये जड़ है और जड़ में ये कैप होती है, सो ये क्या मदद करती है? इट हेल्प टू पेनिट्रेट इन सॉइल। सॉइल में जड़ों को अंदर से जाना है। अब जाते समय सॉइल जो जड़ है उसकी टिप्स टूट सकती है, तो वहाँ पे ये रूट कैप होता है, तो उसके आसपास म्यूसिलेज बनाता है ताकि रूट कैप टूटे ना और इजीली पेनिट्रेट हो सके। रूट हेयर भी बेटा यही बनाते हैं। बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे डायसेरा, वीनस फ्लाई ट्रैप, इन सब के यही बनाते हैं। सेल प्लेट। नाउ व्हाट इज अ सेल प्लेट? साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। अब देखिए बेटा, प्लांट सेल जब डिवाइड होता है तो पहले तो कोई भी सेल डिवाइड हो, पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तो बीच में एक सेल प्लेट बनती है जिससे कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, वो भी इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। रिसाइक्लिंग ऑफ मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स भी यही बनाते हैं। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज। नाउ नेक्स्ट बेटा, अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स क्या है देखिए, उसको समझिए। लाइसोसोम्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अक्सर हम लाइसोसोम्स को एक नॉर्मल सुसाइडल बैग की तरह पढ़ते हैं, लेकिन लाइसोसोम आप ऑलरेडी बहुत सारी जगह इसको देखते हो। अभी देखेंगे लाइसोसोम्स क्या होते हैं। सबसे पहले बेटा, लाइसोसोम्स क्या है? दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। एक ही मेम्ब्रेन का ये ऑर्गेनेली होता है और इसके अंदर बेटा हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये डाइजेस्ट करते हैं। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ एंजाइम, जैसे लाइपेजेस जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करेगा, अमाइलेजेस जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं? जब भी कोई सेल का ऑर्गेनेली ठीक से काम नहीं कर रहा, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, बेकार हो गया, वेस्ट हो गया, तो वो ऐसे थोड़ी सेल के अंदर पड़ा रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा, नहीं। लाइसोसोम्स क्या करेगा? उसको खा जाएगा और उसके अंदर के जो एंजाइम है वो उसको ब्रेक कर देंगे। सिमिलरली जब अमीबा भी खाना खाता है तो एक फूड वैक्यूल बनता है, यस और नो। अब देखो ये कुछ ऐसा है। सो मान लो अमीबा ने खाना खाया, तो लेट्स सपोज ये फूड खाया और ये क्या बन गया? ये इस तरीके से। सो इसको मैं फूड वैक्यूल कहती हूँ। सो वैक्यूल क्या है? जो भी चीज़ों को स्टोर कर रहा है, अलग अलग चीज़ों को, तो ये फूड वैक्यूल हो गया। अब लाइसोसोम क्या करेगा? इस फूड वैक्यूल के खाने को डाइजेस्ट करेगा।
तो हमने क्या पढ़ा था कि अब इसका खाना डाइजेस्ट होगा। सो ये लाइसोसोम इसके साथ ऐसा फ्यूज हो जाएगा और बेटा उसकी कर देगा डाइजेशन। या कभी कभी कोई ऑर्गेनली डैमेज हो चुका है तो देखो ऑटोफैजी बताती हूँ क्या, कोई ऑर्गेनली डैमेज हो गया तो ये उसको खा जाएगा। कभी कभी पूरा सेल ही डैमेज हो गया, पूरा सेल ही खराब हो गया तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं और पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। सो अब यहाँ पे देखेंगे बेटा एनसीईआरटी की भी लाइंस, ताकि आपको पता लगे कि हमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी है और आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चीजें हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। सो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम में लाइपेज, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेजेस, ये सारे एंजाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब एसिडिक पीएच में होता है। और भी एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन, लिपिड, जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा दैट इज न्यूक्लिएजेस। चलिए सो देखिए बेटा इसके क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले इंट्रासेलुलर डाइजेशन, तो जो भी सेल के अंदर का डाइजेशन होता है इनसाइड द सेल उसको ये डाइजेशन करेगा। सेल के अंदर कोई वेस्ट है उसको डाइजेस्ट करना है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जैसे कि कोई भी आउट सेल के बाहर कोई चीजें डाइजेस्ट करनी है उसको। एजिंग ऑफ दी सेल, तो कभी कभी क्या होता है जब सेल एज्ड हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो लाइसोसोम एक्चुअली क्या करते हैं, खूब सारे ना टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो एक तरीके से वो सेल एज हो जाता है, तो लाइसोसोम उसको खत्म कर देता है। तो लाइसोसोम क्या करेगा, उन टॉक्सिन्स को इकट्ठा करेगा। आई कैन से, मैं एक्यूमुलेट लिख देती हूँ, ठीक है, और बाद में फिर वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देगा। तो कोई भी सेल जो एजेड होता है उसमें वो सारे टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं। टॉक्सिन्स मतलब क्या है, टॉक्सिन्स का मतलब ये नहीं है, टॉक्सिन मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो डैमेज हो चुके हैं, तो जो भी टूटा फूटा सामान है वो इकट्ठा होते जाते हैं। ऑटोलिसिस पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट करता है, हम पढ़ते थे 9th क्लास में, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन याद है मैंने अभी एक्रोसोम पढ़ाया था। सो एक्रोसोम जो है वो लाइसोसोम ही है और उसके अंदर के जो एंजाइम है ये एंजाइम गोल्जी बॉडी से बन करके आ रहे हैं और ये भी खुद भी गोल्जी बॉडी से बन करके आ रहा है, इसलिए हमने दोनों में पढ़ा। फाइट डिजीजेस डब्ल्यूबीसीज, सो डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस, सो कोई भी बैक्टीरिया है उसको खा लेंगे, फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन, तो उसके बाद वो उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो ये डाइजेस्ट कैसे कर रहा है, क्योंकि लाइसोसोम्स की मदद से। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस एनिमल्स में होता है कि जब ऑर्गेनिज्म एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है और उसकी बॉडी में कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे हम सभी ने फ्रॉग देखा है और फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको टेडपोल कहते हैं। सो टेडपोल बेटा जो अडल्ट होता है दैट इज द फ्रॉग। सो हम सभी ने देखा है, पढ़ा भी है, किताबों में भी देखा होगा कि टेडपोल के पास टेल होती है और फ्रॉग के पास टेल नहीं होती। सो एक्चुअली इस टेल को खत्म कर रहा है आपका लाइसोसोम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा यहाँ पे अब हमारे पास लास्ट आता है वैक्यूल। ना वैक्यूल बहुत सारे तरीके के होते हैं, प्लांट सेल के अलग वैक्यूल होते हैं, एनिमल सेल के अलग वैक्यूल्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। अब देखिए एक एक करके मैं आपको सारे पढ़ाऊंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं वैक्यूल्स बेटा क्या है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड, एक तरीके से एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। सो बेसिकली एक स्टोरेज है, जैसे अपनी फैक्ट्री में एक हमने स्टोर हाउस रख दिया तो वो एक स्पेस है जहाँ पे आप सारे सामान को इकट्ठा कर लो। इट कुड बी इंपॉर्टेंट, इट कुड बी बेकार, ठीक है, एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स वगैरह वगैरह। तो जो भी ये आपका एक स्पेस है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, तो एक ऑर्गेनेली बन गया, मेम्ब्रेन है उसकी, तो उसको हम वैक्यूल बोलेंगे। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, वाटर, सैप, तो सैप अक्सर हम प्लांट सैप में पढ़ते हैं, तो प्लांट सैप के अंदर उसको सैप वैक्यूल कहते हैं बेटा। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके अंदर वाटर, मिनरल्स, जो भी सॉल्ट्स वगैरह, जो भी कुछ मान लो प्रोटीन्स वगैरह डिजोल्व हैं, वो सब कुछ इसके अंदर होता है। अदर मटेरियल जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है वो सारी चीजें यहाँ पे इकट्ठा करता है। इस सैप वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट सेल के वैक्यूल को सैप वैक्यूल कहते हैं और उसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं।
अगर इसके अंदर पानी भर जाएगा तो सेल की शेप को भी मेंटेन करता है ये, और एक टर्गर प्रेशर यानी एक टर्जिडिटी, गीला मतलब देखिए क्या होता है, जैसे बलून के अंदर पानी भरा तो पानी क्या करेगा, वॉल्स पे एक प्रेशर बनाता है। सेम वैक्यूल में पानी भर जाएगा तो वो सेल को एक टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करेगा। प्लांट सेल के अंदर बेटा 90%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट सेल के अंदर जो 90% वॉल्यूम है पूरे सेल की वो वैक्यूल ही लेता है। सो प्लांट सेल के अंदर सेंट्रली लोकेटेड होता है वैक्यूल और काफी बड़ा होता है। टोनोप्लास्ट बेटा फैसिलिटेट करता है बहुत सारी चीजें, जैसे आयंस वगैरह, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑब्वियसली जब इसमें सॉल्ट, आयंस, वाटर है तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करेगा ना। अमीबा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं। सो ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। तो मान लो एक्स्ट्रा सॉल्ट को फेंकना है, मतलब सॉल्ट ज़्यादा हो गए, वाटर को रखना है या एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर फेंकना है, तो ये जो है एक तरीके से ऑस्मोरेगुलरिटी भी मेंटेन करता है, यानी सॉल्ट वाटर बैलेंस, और एक तरीके से एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। सो उनके अंदर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं विच हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, और जैसे कि फूड वैक्यूल जो कि हमने यहाँ पे देखा। नाउ लास्ट में ये चीजें, तो कैसे सारी ये चीजें कोऑर्डिनेट होती हैं, तो सिंपल बेटा, ये तुम्हारा यहाँ से बन करके आता है सामान, इसके अंदर प्रोसेस होता है, यहाँ से बन करके निकलता है। सो दिस इज हाउ द एंटायर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वर्क्स, और इस तरीके से यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड मैनर में सारा काम होता है। सो ये यहाँ पे हमारा एक बड़ा सा टॉपिक खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम बाकी सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय एंड थैंक यू।